हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ। कंपनी लॉ के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, जिसके अंदर हमने होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी एंड गवर्नमेंट कंपनी कर लिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम फॉरेन कंपनी को समझने वाले हैं। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन नंबर 2 जो दे रखा है, उसमें फॉरेन कंपनीज की क्या डेफिनेशन है और फॉरेन कंपनीज को कैसे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं, कोई भी फॉरेन कंपनी कैसे ओपन होती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फॉरेन कंपनीज के ऊपर सेक्शन नंबर 2 आपको पता ही है, डेफिनेशन में सेक्शन नंबर 2 ही आता है और उसका सब सेक्शन नंबर 42 लगता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिफाइन अ फॉरेन कंपनी एज अ बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी या कोई भी कंपनी दैट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया, बाहर, इंडिया से बाहर जिसका इनकॉर्पोरेशन हो रखा है, उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ये तो है ही, पर इनकॉर्पोरेशन इंडिया से बाहर हो रखा है, जिसका रजिस्ट्रेशन ही इंडिया से बाहर हो रखा है, तो वो तो फॉरेन कंपनी है ही। बट उसके साथ साथ और फॉरेन कंपनी किसको मानेंगे? और हम फॉरेन कंपनी मानेंगे ऐसी कंपनी को जिसका हैज अ बिजनेस प्लेस इन इंडिया, वेदर थ्रू एन एजेंट और बाय इटसेल्फ, आइदर फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो दो चीजें हैं। देखो, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हो रखा हो, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो बिजनेस प्लेस है वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकॉर्पोरेशन बाहर कर रखा है, तो उससे वो फॉरेन कंपनी हो गई क्या? नहीं, उसका जो बिजनेस प्लेस है वो कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। यानी कि वो फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस भी करने वाली होनी चाहिए, उसका बिजनेस प्लेस भी इंडिया में होना चाहिए, और वो बिजनेस प्लेस जो इंडिया के अंदर है वो उसके किसी एजेंट द्वारा चलाया जाना चाहिए, या फिर वो खुद चला सकता है। कैसे चला सकता है? फिजिकली, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस होते ही हैं, और आजकल इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी बिजनेसेस होते हैं। बट बिजनेस प्लेस होना चाहिए जिसको रन उसका एजेंट या फिर वो खुद करे, फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली। तो फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन आउटसाइड इंडिया हो रखा है, बट उसका बिजनेस प्लेस इंडिया में हो, रन बाय एजेंट और इटसेल्फ और बाय फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ओके, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर, और उसके साथ में बिजनेस प्लेस होने के साथ में जो एक्टिविटी है, कौन सी बिजनेस एक्टिविटी, वो कहाँ होनी चाहिए? इंडिया में होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फॉरेन कंपनीज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन नंबर 2 और सब सेक्शन नंबर 42 के अंदर दिया गया है। तो दो चीजें क्या? एक तो प्लेस, बिजनेस प्लेस इन इंडिया, और सेकंड नंबर बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। तो दो चीजें इंडिया में, बिजनेस प्लेस और बिजनेस एक्टिविटी। ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओके, ठीक है। अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक मोड है उसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मींस दैट कवर ऑल द कंपनीज विच आर ऑपरेटिंग ऑनलाइन ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, जो वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन ऑपरेट हो रही है, सच एज अमेजन एंड फ्लिपकार्ट। तो ये कंपनी कौन सी होगी? आपकी फॉरेन कंपनी होगी। जैसे फेसबुक भी हो गया इसमें, मेटा, ठीक है, वो भी कैसे होगी? फॉरेन कंपनी होगी। ओके जी, ठीक। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। अब यहां पर एक तरीका आता है कि क्या तरीका है फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर खोलने का, है ना? व्हाट आर द वे इन विच फॉरेन कंपनी कैन बी रजिस्टर्ड इन इंडिया? क्या तरीका है? तो देखो भाई, इसका तरीका है, अगर आपको कोई भी फॉरेन नेशनल चाहती है कि वो इंडिया के अंदर फॉरेन कंपनी खोले, तो उसके लिए उसको इंडिया में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो खोलनी पड़ेगी। यानी कि इंडिया के अंदर प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी खोल देंगे। यानी कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का इंडिया के अंदर जो नई कंपनी बना रहे हैं वो एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इंडिया के अंदर ही उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह करा दिया जाएगा, लेकिन वो प्राइवेट कंपनी होगी। आप समझ गए, ठीक है। लेकिन उस प्राइवेट कंपनी के अंदर कैपिटल कहाँ से आएगी? क्योंकि प्राइवेट कंपनी पब्लिक में शेयर इशू तो कर नहीं सकती, कि पब्लिक से फंड रेज तो कर नहीं सकती, तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा? कैपिटल कहाँ से आएगा? वो कैपिटल आएगा भैया कहाँ से? वो कैपिटल आएगा आपका पूरा का पूरा एफडीआई के थ्रू, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने बहुत ईजी कर दिया है, फॉरेन कंपनी को बोला, फॉरेनर्स को बोला कि अगर आप इंडिया में एज अ फॉरेन कंपनी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंडिया में एक प्राइवेट कंपनी खोल दो, और उसके अंदर जो कैपिटल चाहिए वो आप एफडीआई के थ्रू 100% लगा दो। इससे क्या होगा? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूट के थ्रू आप प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दोगे, और उस प्राइवेट कंपनी पर फॉरेनर का, फॉरेन कंपनी का, फॉरेन बॉडी कॉर्पोरेट का 100% कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि वो होली ऑन, यानी कि 100% सब्सिडरी बन जाएगी किसकी? किसी बाहर की कंपनी की।
तो अब वो भी क्या हो गई, प्राइवेट कंपनी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हुई थी वो भी फॉरेन कंपनी बन गई, क्योंकि उसकी होल्डिंग कंपनी बाहर है उसकी, और वो तो सब्सिडरी कंपनी है। आगे समझ में? यस। और होली और सब्सिडरी क्या होती है वो तो हम पढ़ चुके हैं। सेम का सेम पूरा यहाँ पर यही लिखा हुआ है, 100% इन्वेस्टमेंट आता है तो वो प्राइवेट कंपनी जो है वो सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी, और बाहर की जो फॉरेन कंपनी है उसको पूरी तरीके से ओन करती है, तो यहाँ प्राइवेट कंपनी को भी हम क्या बोलेंगे, फॉरेन कंपनी बोलेंगे। ओके, ठीक है। फॉरेन कंपनी जो है उसको क्या करना पड़ेगा भैया, उसको लाइसेंस ऑफिस, प्रोजेक्ट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस जो है वो इंडिया के अंदर ऑपरेट करना पड़ेगा, और उसके थ्रू इंडिया के अंदर वो ऑपरेशन करेगी। आप देखते होंगे बहुत सारे फेसबुक वगैरह जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, अमेजन वगैरह, उन सब के यहाँ ऑफिसेज भी हैं, और यहाँ पर वो बिजनेस भी ऑपरेट कर रही है प्राइवेट कंपनीज खोलने के थ्रू। ठीक है, तो वो सब फॉरेन कंपनी हो गई। ओके जी, आगे चलते हैं। लेकिन इसके लिए ऑफिसेज वगैरह खोलने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आरबीआई और गवर्नमेंट की अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, उसके बिना तो कैसे होगा। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके सेक्शन नंबर 380 से लगाकर 386, यानी कि ये हो गए 7 सेक्शंस, और 392 और 393 ये हो गए 2 सेक्शंस। ये सारे फॉरेन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होते हैं, बस इतना ध्यान रखना, बाकी रट्टे हमको मारने नहीं है। देखो भैया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने पड़ेंगे किसी भी फॉरेन कंपनी को। सर क्या डॉक्यूमेंट डिलीवर करने पड़ेंगे किसी फॉरेन कंपनी को, और किसको करने पड़ेंगे? तो देखो, जो भी फॉरेन कंपनी है आपकी, उसको जो कंपनीज का रजिस्ट्रेशन करता है, जिसको हम आरओसी बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जो इंडिया के अंदर है, तो फॉरेन कंपनीज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, ठीक है, और ये ऑब्लिगेशन भी है। ये ऑब्लिगेशन ऑफ अ फॉरेन कंपनी है, जो सेक्शन नंबर 380 के अंदर दे रखा है कि भैया फॉरेन कंपनी की ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, उसको करना ही पड़ेगा। आरओसी के पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करानी पड़ेंगे। क्या क्या जमा करानी पड़ेंगे? तो देखो, एक तो कॉपी जमा करानी पड़ेगी किसकी, एमओए की और एओए की, है ना। ये तो किसी भी कंपनी की नींव है, उसकी मेन डॉक्यूमेंट्स हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आगे एक चैप्टर भी आएगा जिसमें हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है फॉरेन कंपनी किसके पास जमा कराएगी? आरओसी के पास में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास में। इसके अलावा जो उसका प्रिंसिपल ऑफिस है ना, जो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो कहाँ है? वो फुल एड्रेस के साथ उसके प्रूफ जो है वो आरओसी के पास जमा कराने होंगे। देखो बेटा, आपको याद हो जाएगा कि फॉरेन कंपनी को आरओसी के साथ में क्या जमा कराना है, क्या फॉरेन कंपनी के ऑब्लिगेशन है एज पर सेक्शन नंबर 380। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एमओए, एओए, सेकंड नंबर जो प्लेस, बिजनेस का प्लेस है ना, जो ऑफिस है, उसका फुल एड्रेस देना पड़ेगा। थर्ड नंबर डायरेक्टर्स कौन है और सेक्रेटरी कौन है कंपनी का, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी पूरी की पूरी। और उसके बाद में फुल एड्रेस ऑफ द कंपनी इन इंडिया विच डीम्ड टू बी प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ अ बिजनेस इन इंडिया। वो एड्रेस दो जो माना जाएगा कि फॉरेन कंपनी का मेन ऑफिस है, उसका एड्रेस दे दो, ठीक है। इसके अलावा ये ऑफिस कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, ये सब भी बताओ। इसके अलावा एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी, किसके द्वारा? जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। अगर डायरेक्टर्स कंपनी के बाहर हैं तो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया के अंदर है ना, अगर एजेंसी के थ्रू काम आया है तो, और अगर प्राइवेट कंपनी खोली है तो फिर डायरेक्टर्स होंगे ही होंगे। तो वो डायरेक्टर्स और जो एजेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव है फॉरेन कंपनी का, उनको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करके भर के आरओसी के पास जमा कराना होगा। तो एमओए, एओए, जो बिजनेस प्रिंसिपल का, प्रिंसिपल बिजनेस कहाँ है, उसका जो है फुल एड्रेस। और थर्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला याद रखना, कॉपी, ये वाली थर्ड नंबर वाला, क्या डायरेक्टर और सेक्रेटरी कौन है कंपनी के, ये। और फोर्थ नंबर वापस वही ऑफिस के बारे में है। और फिफ्थ नंबर उस ऑफिस का ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है, और फिर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसको, डायरेक्टर को या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारा कंपनी लॉ बोलेगा, वो जो प्रेस्क्राइब होगा, वो फॉरेन कंपनी को आरओसी के पास जमा कराना पड़ेगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 380। इतना लिख दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अकाउंट्स ऑफ अ फॉरेन कंपनी, सेक्शन नंबर 381। भाई फॉरेन कंपनी के क्या क्या अकाउंट्स हैं? तो एवरी फॉरेन कंपनी सेल इन एवरी कैलेंडर ईयर, हर कैलेंडर ईयर पे हर फॉरेन कंपनी को अपना पीएनएल और बैलेंस शीट, क्या क्या, मेक अ बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और पीएनएल बनाना पड़ेगा। और आजकल तो अब वो इंड एस, आईएफआरएस अप्लाई हो गए हैं, तो फॉरेन कंपनीज की अकाउंटिंग के अंदर और इंडियन कंपनी की अकाउंटिंग के अंदर ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। तो पीएनएल और बैलेंस शीट तो बनेंगे ही बनेंगे, और वो पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने के बाद में उसको जो है जो भी और डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने के बाद में प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर
आरओसी को देने पड़ेंगे। ठीक है, इसकी जो कॉपी है वो किसको जमा करानी पड़ेगी, रजिस्ट्रार को करानी पड़ेगी। पीएनएल और बैलेंस शीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो तो बनाने पड़ेंगे। उसके बिना कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही हो कैसे पता चलेगा, और आरओसी को उसकी ये कॉपी भी जमा करानी पड़ेगी एज पर सेक्शन नंबर 381। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एवरी फॉरेन कंपनी सेल हर कैलेंडर ईयर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो आरओसी को जमा कराएगी। सेकेंड नंबर, इफ एनी सच डॉक्यूमेंट एज मेंशन इन सबसेक्शन फर्स्ट, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं इज नॉट इन द इंग्लिश लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है, देयर शैल बी एनेक्स टू अ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट देयर फॉर इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखो फॉरेन कंपनी उसने अपनी लैंग्वेज में अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रखे हैं तो उसको इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। और थर्ड नंबर क्या है, एवरी फॉरेन कंपनी सेल सेंड टू द रजिस्ट्रार अलोंग विद द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी डिलीवर अंडर सेक्शन फर्स्ट। सेक्शन फर्स्ट में जो भी बैलेंस शीट पीएनएल है उसका जो है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट जो है वो सेक्शन नंबर फर्स्ट में दिखाए गए वो आरओसी के पास में जमा कराने पड़ेंगे। अ कॉपी ऑफ लिस्ट इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑल प्लेसेस ऑफ बिजनेस, इसके अलावा जो उसकी कॉपी है वो बिजनेस प्लेसेस जहां जहां हैं, जहां जहां ऑफिसेज हैं वहां भी रखनी पड़ेगी। ओके, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा भैया क्या क्या इसके अंदर जो है सेक्शंस काम लेने हैं हमको। सेक्शन नंबर इसके अंदर डिबेंचर का, क्या पब्लिक में डिबेंचर इशू कर सकती है फॉरेन कंपनी, एनुअल रिटर्न कब का फाइल होंगे, उसके क्या प्रोविजंस हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करने होंगे, इनका इंस्पेक्शन कौन कर सकता है। तो सेक्शन नंबर 384 इसके अंदर बोलता है कि सबसे पहले जो डिबेंचर पब्लिक में डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जो कंपनीज एक्ट पर सेक्शन अप्लाई होता है सेक्शन नंबर 71 वो एज इट इज अप्लाई हो जाएगा फॉरेन कंपनी पर। इसके लिए कोई अलग से सेक्शन नहीं है कि पब्लिक में फॉरेन कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है या नहीं, डिबेंचर इशू कर सकती है या नहीं, उसके ऊपर सेक्शन नंबर 71 जो लगता है मुटेंडिस, है ना, मुटाटिस मुटेंडिस, यानी कि जैसे कि तैसे, जो इंडियन कंपनी पे लगता है सेक्शन नंबर 71 वो का वो फॉरेन कंपनी पे लगेगा। इसके अलावा सेक्शन नंबर 91 जो कि आपका एनुअल रिटर्न के ऊपर है वो भी लगभग सेम का सेम अप्लाई होता है। हाँ, इसके अंदर कोई अगर एग्जम्पशन दी गई हो गवर्नमेंट द्वारा तो वो अप्लाई हो जाएगी। ओके, इसके अलावा सेक्शन नंबर 128 के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोले गए हैं वो भी आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। इसको आप एक बार रीड लगा देना। इसके अलावा कुछ चीजें और ध्यान रखनी है, जैसे इसमें चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, वो भी एज इट इज अप्लाई हो जाएगा फॉरेन कंपनीज पर, और चैप्टर नंबर जो हमारा 14 है वो भी एज इट इज अप्लाई हो जाएगा हमारे इस फॉरेन कंपनी के ऊपर। ओके, ठीक। तो ये हो गए हमारे यहाँ पर इसके जो बुक्स वगैरह जो है उससे रिलेटेड सेक्शंस। फिर आता है फीस क्या देनी होती है रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट के लिए। तो फी जो भी प्रेस्क्राइब्ड होगी, जो भी डिसाइड की जाएगी वो पे करनी होगी। अब आता है यहाँ पर पनिशमेंट, सेक्शन नंबर 391, पनिशमेंट ऑफ कंट्रवेशन, यानी कि अगर कोई नियमों की पालना वह नहीं करे फॉरेन कंपनी तो उस पर क्या पनिशमेंट होगा। देखो पनिशमेंट क्या होता है, तो कंपनी जो है अगर कंपनी कोई गलती करती है तो उसके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। मिनिमम कितनी है, 1 लाख। ओके, ठीक है। और इसको बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, 3 लाख। ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कितनी होगी, 3 लाख। लेकिन अगर कोई एक ऐसी गलती है जो कंटिन्यू चले जा रही है तो 50,000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगेगा कंपनी के ऊपर, 50,000 रुपये प्रतिदिन। ये तो हो गया कंपनी के ऊपर, ठीक है। अगर कोई ऑफिसर, कोई डायरेक्टर, वो भी पनिशेबल है क्योंकि वो भी उस कॉन्ट्रावेशन के अंदर या वो भी उस फ्रॉड के अंदर शामिल है, तो उस केस के अंदर, उस डिफॉल्ट के अंदर शामिल है, ऐसा कह सकते हैं। तो उस केस के अंदर जो ऑफिसर है उसके ऊपर, देखो ऑफिसर, एवरी ऑफिसर, हर ऑफिसर के ऊपर जो है फाइन लगेगा, और वो फाइन जो है 25,000 से ज़्यादा कम नहीं होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख रुपए हो सकता है। तो कोई भी ऑफिसर है उसके ऊपर फाइन कितना लगेगा, 25,000 कम से कम और 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, ठीक। तो कंपनी के ऊपर क्या है फाइन, कम से कम 1 लाख रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख रुपए, और 50,000 रुपये पर डे लगेंगे अगर वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है तो। और इसके अलावा ऑफिसर पे क्या फाइन लगेगा, हर ऑफिसर जो इस डिफॉल्ट में शामिल है उसके ऊपर 25,000 रुपये कम से कम और मैक्सिमम 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। ओके, तो ये हो गया फॉरेन कंपनी। बहुत छोटा सा टॉपिक, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था। नेक्स्ट लेक्चर में इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।